हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमपीएस है, जेल पहरी, एसएससी, पीएससी, आरआरबी, रेलवे, सिविल सर्विस, ईटीसी। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी जिससे आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं ना, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है और हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करते आ रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 24 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 346 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, केशिका क्रिया। ये केशिका है, कोशिका नहीं है, रॉन्ग टाइप हो गया है शायद। यहाँ केशिका क्रिया कर लेना। ओके, जो तेल दीप की बत्ती होती है ना, उसमें जो तेल होता है वो ऊपर केशिका क्रिया के कारण उठता है। और ये आपका जो गुरुत्वीय बल दिया है ना, जो आपकी केशिका क्रिया होती है, ये गुरुत्वीय बल से बिल्कुल विपरीत काम करती है, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में काम करती है ये, ठीक है। और यह क्या करती है, यह होती है तरल, एक संकीर्ण ट्यूब होता है या झरझरा सामग्री जो होती है ना, उसमें यह एक सहज प्रवाह का वर्णन करती है। तो इसे आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। श्यानता की इकाई है पिवाइस, पास्कल, प्याइजूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फर्स्ट, पिवाइस। जो आपकी श्यानता की इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी पिवाइस। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पाश्चर या इनमें से सभी। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है आपका फर्स्ट। जो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है वो है आपके आर्किमिडीज। ओके, तो यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, सारा से या ग्रीस से। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ। जो महान वैज्ञानिक आपके आर्किमिडीज है ये ग्रीस से संबंधित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या विद्युत चुम्बकीय। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सेकंड, अनुदैर्ध्य। जो ध्वनि तरंगें होती है ना, वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। तो अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य की, तो अनुदैर्ध्य क्या होता है कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है, तो ये तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक है। और जो ध्वनि तरंगे होती है इनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी निम्न तरंगों में से किसी एक तरंग का उपयोग करती हैं। तो किस तरंग का उपयोग करती हैं, पराश्रव। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो चमगादड़ होती हैं वो उड़ने में अपने जो पथ के अवरोधक होते हैं ना, उनकी पहचान के लिए पराश्रव तरंगें उत्सर्जित करती हैं, इनका वो यूज़ करती हैं, ठीक है। और अगर हम पराश्रव तरंगों की बात करें तो इनकी जो आवृत्ति होती है, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें होती है ना, उन्हें हम पराश्रव तरंगे कहते हैं, ठीक है। जो मनुष्य के कान इन्हें ना सुन नहीं सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की तरंगें होती है ना, उन्हें हम पराश्रव तरंगे कहते हैं। और ये जो तरंगें होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली, उनको जो मनुष्य के कान होते हैं ना वो सुन नहीं सकते, ठीक है। इनका यूज़ पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इनका यूज़ याद रखना। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, एक तो संकेत भेजने में इनका यूज़ किया जाता है, और एक जो समुद्र होता है ना उसकी गहराई पता लगाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। तो आप इन दोनों को भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पराश्रव में वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अभी पढ़ा हमने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, त्रियक आई मीन तिरछी, आंशिक लंबवत या आंशिक त्रियक, कभी कभी लंबवत या कभी कभी त्रियक। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फर्स्ट, लंबवत। जो ध्वनि तरंगे होती है ना वो लंबवत होती हैं। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। और अगर हम बात करें ध्वनि की, तो हम ध्वनि किससे कहते हैं, देखिए, जिन यांत्रिक तरंग की आवृत्ति 20 Hz से 20 Hz से 20,000 Hz के बीच होती है, जो ध्वनियाँ 20 Hz से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें मनुष्य के कान सुन सकते हैं, उन्हें हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फर्स्ट,
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये क्या होती है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, क्या होगी, वही होगी जो पहले थी, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इस्पात में। क्या होगा आपका राइट आंसर, इस्पात में। जो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वो इस्पात में होती है। जो ध्वनि होती है ना, ये एक यांत्रिक तरंग होती है और इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका जो माध्यम है वो सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम इस्पात में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड या 332 मीटर पर सेकंड। ये साइकिल नहीं है, इसे सेकंड कर लेना। ओके, क्या ये सेकंड है ना, सेकंड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फर्स्ट, 332 मीटर पर सेकंड। जो वायु में ध्वनि का वेग होता है ना वो लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अगर हम ध्वनि के वेग की बात करें तो ध्वनि का वेग क्या होता है, किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है ना उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। तो इसे आप याद रखना। जो शुष्क वायु होती है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस, अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलें तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो शुष्क वायु होती है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है आपका 343.59। ओके, साथ में ये भी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये शुष्क वायु की बात हो रही है। और वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है, ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज़ या किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फोर्थ। 100 डेसिबल का शोर स्तर जो होता है वो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और गुणता के कारण, केवल तारत्व और प्रबलता के कारण, केवल ध्वनि प्रबलता के कारण या केवल ध्वनि गुणता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका फोर्थ, केवल ध्वनि गुणता के कारण। ठीक है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जा रहा है ना तो उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनमें जो भेद किया जाता है, जो अंतर किया जाता है वो केवल और केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक जेड वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है, 166 मीटर पर सेकंड, 66.4 मीटर पर सेकंड, 3332 मीटर पर सेकंड या 666 मीटर पर सेकंड, सॉरी 664 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ, 664 मीटर पर सेकंड। अगर एक जेड वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है ना और उसके ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो उसकी जो वायुयान की जो चाल होती है ना वो उसकी दुगनी हो जाती है, 664 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।